नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक नई स्टोरी में मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से सुबुक मुस्कान, जिनके हाल ही में यूपीपीसीएसजे 2022 में 29 यानी 29वीं रैंक आई है। सुबुक मुस्कान टारगेट फॉर आईक्यू के जीएस पेपर प्री, जीएस पेपर मेंस और इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। एंड हम पूरी टीम की तरफ से मैं सत्येंद्र सुबुक को कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा एंड आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में सुबुक ने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी है, मीन्स टॉपर में, और इनका मीडियम आई थिंक इंग्लिश है। तो सुबुक जी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपको कैसा लग रहा है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर दिया? यस सर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 29th रैंक मुझे हासिल होगी और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है अभी घर में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे 29th रैंक हासिल हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सब लोग के सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब कैसा लग रहा था जब रिजल्ट आया था? तो आप कहाँ थी, मतलब और फैमिली के साथ थी या फिर क्या रिएक्शन था आपका? सर, रिजल्ट का जब पहले से एक्चुअली हो रहा था कि 3 बजे आने वाला है हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी उसको सोच के कि क्या होगा हाँ। या नहीं होगा। हाँ। मैं हॉस्टल में थी उस वक्त। अच्छा। लेकिन मैं घर आने वाली थी मिलने, मुझे लगा मैं जाऊं या नहीं, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं घर पे कैसे बताऊंगी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं चली जाती हूँ घर। मैं घर आई एंड विद इन हाफ एन आवर एक पीडीएफ किसी ने शेयर किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और मुझे लगा मेरा नाम होगा या नहीं होगा। फर्स्ट पेज देखा, उसमें नहीं मिला तो मुझे एंजाइटी होने लगी। फिर मैं सीधे लास्ट पेज पे पहुंची, उधर भी नहीं मिला। देन सेकंड पेज आई फाउंड माय नेम 29th रैंक। तो मैं मतलब आई स्टार्टेड टू शिवर। मैं जाके चीख के एकदम अपने मम्मी को गले लगाया कि मम्मी मैं जज बन गई। एंड मैंने बोला कि बस जो डैडी चाहते थे मैंने कर दिखाया। वेरी आई गुड। वाज वेरी हैप्पी। ओह वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। एंड सुबुक, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, एकेडमिक क्या है और आप क्या आपका एकेडमिक रहा है अभी तक? जी सर। सर मैंने अपनी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल रुद्रपुर से की है। अच्छा। उसके बाद मैं 11th का एंट्रेंस देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। फिर मैंने बीएलएलबी की पढ़ाई भी यहीं से की है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से? यस सर। अच्छा। और अभी मैं एलएलएम फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही। वेरी गुड। तो फिर ये जुडिशरी का कब से आया आपके मन में? सर जुडिशरी का हम कह सकते हैं कि एक बच्चा होता है जिसको जब कुछ नहीं पता होता है तब से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे जज बनना है, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बोलते थे कि बेटा तुम्हें जज बनना है। एंड उसी मोमेंट से मैंने उस चीज़ को अपना सपना बना लिया और उसको सोच के मैंने फिर बीएलएलबी के लिए प्रिपरेशन की और लीगल फील्ड ही मैंने इसलिए एंट्री ली थी कि मुझे जो है जज बनना है। मतलब विजन क्लियर था? जी सर। तो आप हमें अपने एग्ज़ाम के बारे में, मीन्स यूपीपीसीएस जे के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, क्या होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो बिंदुवार तरीके से इस पर हम चर्चा करते हैं। आप प्लीज़ बताइए और अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या सोर्सेज थे, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही अबाउट योर एग्ज़ाम। जी सर। सर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं जी। एक जीएस पेपर और एक लॉ पेपर। वेरी गुड। जीएस पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होता है। हाँ जी। एंड लॉ पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है। हाँ जी। तो मैंने जीएस के लिए टारगेट फॉर आईक्यू का नोट्स और लेक्चर्स देखे थे। उसके बाद मैंने लॉ पेपर के लिए सिर्फ बैरेक्स ही रेफ़र किया था और एमसीक्यूज़ के लिए ओपी त्रिपाठी की एमसीक्यू बुक एंड सिंगल्स के वॉल्यूम के कुछ कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और मैं ऐसे करती थी कि जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर मुझे कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो उस वक्त उस सेक्शन को मैं जाके रेफ़र करती थी और उसको मैं पढ़ती थी उस वक्त। अगर मान लीजिए कि हमें कुछ मार्क करते वक्त नहीं आ रहा है उसको मैं सर्कल करके रख लेती थी और उसके बाद मैं उसे जाके बैरेक्ट से रेफ़र करती थी। तो सर बस बैरेक्ट्स को ही रिलीजियसली फॉलो करना है लॉ के लिए, वो सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एंड जीएस के लिए मैंने टारगेट फॉर आईक्यू को रेफ़र किया था। उसके बाद मैंने प्रतियोगिता दर्पण एक मैगज़ीन है उसको रेफ़र किया था और न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी। ये बताइए कि जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड इसमें जीएस आता है और यूपी जुडिशरी में तो जीएस आता ही है। जी सर। तो फिर अब क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट आप पे ज़्यादा फोकस था, आपने लॉ का किया होगा, विच मींस जब आप एलएलबी प्रिपरेशन कर रहे हैं एलएलबी के दौरान या फिर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। लेकिन जीएस को हैंडल करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे और आपने क्या किया?
सर जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपी जुडिशियल सर्विसेज में। जैसे आपने बताया कि यूपी और बिहार में जीएस काफ़ी आती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जीएस को लेके। जी। तो अचानक मुझे यूट्यूब पे सर्च करते वक्त आपका चैनल एक वीडियो मिली जिसमें सर ने क्लास डाल रखी थी, ज्योग्राफी की क्लास डाल रखी थी, टारगेट फॉर आईक्यू की। जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कांटेक्ट करके देखती हूँ। फिर मैंने आपका टेलीग्राम चैनल देखा, उधर से मैंने आपको कांटेक्ट किया और फिर मैंने टारगेट फॉर आईक्यू का प्री बैच ज्वाइन किया था। उससे मैंने वहाँ से गाइडेंस लिया, वो नोट्स आप जो डालते थे पीडीएफ उसको मैंने रेफ़र किया, लेक्चर्स को भी रेफ़र किया। उसके बाद मैंने प्रतियोगिता दर्पण को रेफ़र किया और बस मेरे एक लिमिटेड सोर्सेज ही रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जीएस हो या लॉ हो, आप लिमिटेड रखिए सोर्सेज, लेकिन रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे आप कहते थे कि रिवीजन पे फोकस करना है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये तो रहा आपका मतलब प्रीलिम्स का। आप हमारे व्यूवर्स को या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और क्या मैसेज देंगे कि भाई अगर प्रीलिम्स में ये काम कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा? जी सर, प्रीलिम्स का मेन जो एक होता है कि एक मंत्रा जो होता है वो होता है कि आपको बैरेक्स को रिलीजियसली फॉलो करना है। व्हेन आई से रिलीजियसली का मतलब ये है कि आपको रिवाइज और रिवाइज करना है। जैसे आप इंडेक्स रोज सुबह उठ के इंडेक्स को आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद मैं जैसे एमसीक्यू सॉल्व करती थी तो उस वक्त मुझे जो एमसीक्यू नहीं आता था उसके बाद मैं उसे जाके बैरेक्ट से रीड करती थी, उसे मैं अच्छे से समझती थी और जो मेरे कमज़ोर एरियाज थे मैं उसको एक लिस्ट बना के रख लेती थी और उसको मैं फिर बाद में अच्छे से पढ़ती थी। तो प्रीलिम्स के लिए तो जस्ट स्टिक टू द बैरेक्ट्स फॉर लॉ पोर्शन एंड जीएस पोर्शन तो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो आपको उस टाइम पे ये है कि आप जीएस पे फोकस कीजिए, लेकिन आप लॉ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। दोनों पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। मैं बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा, व्हाट अबाउट मेंस? सर मेंस के लिए पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी एक डाउटफुल सी सिचुएशन थी कि प्री में मेरा होगा या नहीं होगा। तो फिर भी जब तक रिज़ल्ट नहीं आया मैंने मेंस के लिए थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीएस के लिए कैसे करूं, लॉ के लिए कैसे करूं। तो फिर मैंने जीएस के लिए आपका ये टारगेट फॉर आईक्यू का बैच ज्वाइन किया था, मेंस वाला। जी सर। और उसमें जो मैगजीन थी, एक कंसोलिडेटेड मैगजीन थी, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली उससे। उससे आप टॉपिक्स में चलते चलते भी एक फ़ोन में रीड करती रहती थी उसे। जो मतलब मेंस की मैगजीन बनाई थी। जी सर। और लॉ पोर्शन के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी वो कम्प्लीटली मेरे जो पहले की मेहनत थी, नोट्स मेरे जो कॉलेज टाइम के जो नोट्स थे। मीन्स जब आप एलएलबी कर रही थी तभी से आपने इस पे लॉ के जो कोर सब्जेक्ट हैं उन्हीं पे पूरा कमांड कर लिया? जी सर, लॉ के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। अच्छा। तो उस टाइम पर मैं लॉ के लिए मेंस आंसर राइटिंग, सर एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा आंसर्स प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरे जो नोट्स होते थे वही आंसर्स टाइप, उसमें हर एक चीज़ होती थी। तो मैं जब एलएलएम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, उस वक्त मैंने अपने सब्सटैंटिव पोर्शन को अच्छे से स्टडी किया था, क्योंकि उसमें प्रोसीजर नहीं आता है तो उसका अच्छे से नहीं हो पाया था उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद जब मेरा प्री हो जाता है तो फिर मैंने एविडेंस एक्ट से अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैंने उसके कुछ आंसर्स लिखना शुरू किए। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है, आपको उन्हें एनालाइज करना है। मैंने एक प्री की अनसॉल्व बुक ले ली थी यूपी जुडिशियल सर्विसेज की, उसको मैंने क्वेश्चंस को रीड किया अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो मैंने सॉर्ट आउट करके एक जगह लिख लिए थे। तो उन टॉपिक्स को मैंने पहले प्रिपेयर किया। अच्छा, मेंस के। अच्छा, मेंस के लिए आप एक कीवर्ड में, एक टर्म्स में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मेंस हो या प्री हो, कुछ भी हमें जब चाहिए होता है तो रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे जीएस के लिए मैं काफ़ी परेशान रहती थी, तो आप ऑडियो लेक्चर्स डालते थे उस वक्त, तो वो ऑडियो लेक्चर्स में चलते चलते सुनती रहती थी। तो और कभी कभी आप टॉपिक से हट के आप मोटिवेशन लेक्चर भी डालते थे, ऑडियो लेक्चर्स, तो वो काफ़ी मुझे हेल्प किया है टारगेट फॉर आईक्यू जो हम लोग ऑडियो और जो हमारी रिवीजन सीरीज थी। जी सर, रिवीजन जैसे मैंने बोला कि रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो रिवीजन, आपका जो रिवीजन सीरीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा चलिए, ये तो हमारा जीएस का हो गया। लैंग्वेज पेपर को लेकर क्या था आपका? जी सर, लैंग्वेज पेपर को मैं कहना चाहूँगी कि जितनी मुझे ड्यू कंसिडरेशन इसको देनी चाहिए थी वो मैंने नहीं दी। मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रहूँगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी। तो मैंने इंग्लिश का कुछ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस किए थे। एक सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की बुक होती है लैंग्वेज पेपर के लिए,
उसके मैंने कुछ कुछ ट्रांसलेशंस किए थे एंड ऐसे के लिए मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बना ली थी। उसको मैंने बस दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसे 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 से लिखूंगी। मैंने सोचा था कि मैं उसके ऐसे सैम्पल एसेज रेडी करूंगी, बट सर टाइम इतना कम था कि मैं लिख नहीं पाई थी उसे सारे एसेज को। अच्छा, जी सर। और हिंदी लैंग्वेज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी लैंग्वेज में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे लगा था कि ट्रांसलेशन में आएगी। तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन उसका प्रैक्टिस किया मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 ट्रांसलेशन उसके प्रैक्टिस किए थे बस। और सर निबंध में प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, बस मैं उसके बारे में कुछ कुछ कभी पढ़ लेती थी, गूगल से पढ़ लेती थी। अच्छा, जी सर। तो फिर वो मतलब ओवरऑल आपके ठीक हो गए पेपर। जी सर। अच्छा, लॉ पेपर में जो है आपको डिफ़िकल्टी क्या लगी, क्या मतलब किस चीज़ का ज़्यादा फोकस रखना चाहिए खासकर मेंस को लेकर, मतलब थोड़ा कंसाइज बताएंगे। जी सर। सर लॉ पेपर में मैं कहूँगी कि अगर आपने पहले से अगर आपने मेहनत की होती है, जैसे कि मैंने कॉलेज के टाइम नोट्स बनाए थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। मैंने शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे तो उस वक्त मैं उसको आराम से रेफ़र करके अपना रिवीजन कर सकती थी। अगर आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर नहीं हैं तो फिर आप इधर से उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी लॉ के लिए सिलेबस आपका है। सोर्स क्या रहा मतलब? सर लॉ के लिए मेरी सोर्स जो है वो मेरी सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रही हैं। उसके बाद मैंने परीक्षा मंथन के रिफ्रेशर्स को कभी कभी बस क्वेश्चंस के लिए रेफर किया था कि प्रीवियस ईयर मेंस में क्या क्या पूछा आ जाए चुके हैं। मतलब प्रीवियस ईयर को आपने जी ग्राउंड प्रीवियस ईयर को बनाकर, मैंने बहुत ज़्यादा। ग्राउंड मानकर ही तैयारी की। जी सर। चलिए, तो प्री और मेंस की बात हो गई, अब आते हैं इंटरव्यू को लेकर। तो ये बताइए कि मेंस के बाद आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो आपने हमारे यहाँ पर टारगेट फॉर आई के ऊपर मॉक इंटरव्यू दिया था उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, यस सर। और क्यों ज़रूरी है, मतलब अगर मॉक आपने दिया तो वो मॉक इंटरव्यू किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंटरव्यू होते हैं उसके लिए वो कितना ज़रूरी है, मतलब उससे क्या फ़ायदा होता है या खाली फॉर्मेलिटी है? प्लीज़ आप बताइए। जी सर। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, बहुत क्रूशल स्टेज है। जैसे लोग बोलते हैं कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है। उससे आप एक एक मार्क्स का डिफरेंस आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपके रैंक में भी और आपकी सिलेक्शन में भी। तो सर इंटरव्यू का जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मुझे पहले तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरा मेंस में हो जाएगा। उसके बाद जब हुआ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं इंटरव्यू कैसे करूँगी। तो सर जब इंटरव्यू की डेट्स आई मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा मैं एंजाइटी में आ गई थी कि मैं कैसे इंटरव्यू को हैंडल करूँगी। तो सर मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो आपकी उस एंजाइटी को हटाते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। तो सर मैंने 2-3 ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसमें से मैंने टारगेट फॉर आईक्यू का भी मॉक इंटरव्यू किया था। तो और आपने वो लाइब्रेरी में से दिया था? जी सर। मतलब आप किसी लाइब्रेरी में थी शायद? जी उसके? सर। हाँ। सर एक्चुअली मैं अपनी पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी में रहकर ही करती हूँ। उसी वक्त तो आपने मॉक इंटरव्यू लाइब्रेरी से दे दिया? जी सर। चलिए, तो फिर मतलब और क्या क्या उससे फ़ायदा हुआ, और फिर जो कमीशन में आप गई रियल मॉक देने, तो उसका कैसे, आपको क्या क्या रहा, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए आपसे? जी सर। सर मॉक इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो मुझ में कॉन्फिडेंस लाने में, क्योंकि मैं रिवीजन थोड़ा कम कर पाई थी। मेंस के बाद से मेरा पढ़ाई से थोड़ा रिवीजन से टच छूट गया था, तो मुझे बस ये लग रहा था कि मैंने रिवीजन नहीं किया है तो मैं कैसे आंसर कर पाऊंगी अब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो लेकिन सर मॉक इंटरव्यूज़ ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि मैं हाँ बोल सकती हूँ। और सर एक चीज़ और होती है कि इंटरव्यू के लिए अगर आप एक टॉपिक मान लीजिए कोई ले लीजिए और आप मिरर के सामने उसको बोल बोल के देखिए, अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है किसी और को सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो वो प्रैक्टिस, आपकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। जी। तो अच्छा, वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जी बताइए। सर सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने पूछा कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हैं। तो सर मैंने उन्हें बोला कि बिकॉज आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन 2022। तो उसके बाद उन्होंने सीधे मुझसे लॉ के क्वेश्चंस पूछे। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के मुकाबले मेरा जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सा एक डिटेल्ड इंटरव्यू पूछा मुझसे। उन्होंने बहुत क्रिटिकल ऐसे सिचुएशंस में डाल के मुझे पूछा। उन्होंने बहुत न्यूट्रल एटीट्यूड रखा मुझे टेस्ट करने के लिए बार बार। सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से मुझसे पूछा कि एग्जीक्यूटिव क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे अभी दिल्ली में ऑर्डिनेंस पास किया तो क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। या फिर लेजिस्लेचर को अपनी लेजिस्लेटिव पावर कहाँ से मिलती है।
और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे अडॉप्शंस एक्ट अच्छा, से। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जी सर। एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। सर ओपिनियन बेस्ड, सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक रिलीज़ किया है कि आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, तो उन्होंने पूछा था कि क्या आपको कैसे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये रोल प्ले करेगा। अच्छा, और सर मुझसे हिंदू लॉ से भी क्वेश्चंस हुए, मुस्लिम लॉ से क्वेश्चंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हुए एंड सीआरपीसी से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुए। तो सर ओवरऑल मेरे अच्छा था एक्सपीरियंस, बट उन्होंने मुझे काफ़ी लेवल पे टेस्ट करना चाहा, मेरा कॉन्फिडेंस एंड बोलने का ढंग कैसा इस चीज़ को। वेरी गुड। आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है Yes. और आपको इसका अंदाज़ा था कि मेरी इतनी रैंक आएगी? सर जब मैंने प्री और मेंस दोनों दे दिया तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे ये था कि 300 में से एक सीट मिल जाए। अच्छा अच्छा, इस रैंक को मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेरी गुड। अच्छा, रैंक जब इतनी आई और तो इसके पीछे स्ट्रगल तो है Yes, और स्ट्रगल के पीछे भी बहुत सारे दुआओं और हाथ होते हैं, जी सर। कंट्रीब्यूशन होता है यस सभी का अपने अपने लेवल पे। तो आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, किसी भी सफलता का श्रेय किसी एक को नहीं जाता है। जब कोई इंसान सक्सेसफुल होके सामने आता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके बैकबोन बन के खड़े रहते हैं। बिल्कुल। उसको एक एजुकेशनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे डैडी जिन्होंने मेरे अंदर ये, मेरे पापा जो उन्होंने मेरे सपना ये था जिनका, तो उनके लिए मैंने किया, वो एक मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन थे। उनकी बात के लिए मैंने अपने आप को इतना हार्डवर्क में झोंक दिया। उसके बाद अच्छा, उनके आपके पिताजी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मुझे अभी पता लगा, हालांकि मैं ऑनलाइन आप लोगों को पता है पढ़ाता हूँ तो पर्सनल हम किसी से पूछते नहीं हैं। इन्होंने मुझे आज ही बताया है कि सुबुक ने कि मेरे पिताजी नहीं हैं। तो आप ये बताएंगे मतलब वो कब आपसे यहाँ से उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा? सर 2014 में जस्ट मेरे बोर्ड एग्जाम्स के 2 महीने पहले ये अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर। लेकिन उस वक्त भी उनकी ही बात के लिए मैंने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, जस्ट बिकॉज कि डैडी कहते थे कि तुम्हें जो है, उनके ये स्टेटमेंट था कि तुम्हारी मेरी सबसे बड़ी कमाई ये होगी कि मेरे बच्चे जो है पढ़ने में कामयाब हो जाएं। वेरी गुड। तो मतलब वो इस जर्नी में मतलब पिताजी आपके आप नहीं हैं, हालांकि उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। एंड फिर अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की ओर बात करें तो सफलता में हालांकि किसी एक का तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी आप किन किन लोगों को कहना चाहेंगे कि हाँ उन्होंने मेरी मदद करी, जैसे लाइक योर पेरेंट्स या फ्रेंड्स जो भी? यस सर। सर सबसे पहले तो मेरी जो मम्मी हैं वो अपना घर छोड़ के, हम लोग रामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम घर छोड़ के सिर्फ इसलिए आए हैं, अलीगढ़ शिफ्ट हुए हैं, हम एक किराए के कमरे पे रहते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। हालांकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती हूँ। तो सर जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका पूरा नज़रिया, आपका पूरा भविष्य चेंज कर सकती है। वेरी गुड। किसी भी चीज़ में इतनी पावर नहीं होती जितनी एक कलम में होती है, जितनी एक पेन में पावर होती है। जी। तो उसी की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए हम लोग रामपुर से अलीगढ़ शिफ्ट हो गए। मेरी मम्मी और हम सब पूरी फैमिली, हम एक किराए के रूम पे यहाँ पर रहते थे सिर्फ पढ़ाई के लिए। जी। हालांकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ, वहीं पे रह के पढ़ाई करती हूँ। और इसमें ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो घर से भी ज़्यादा एक सेकंड होम मेरे लिए रहा है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं रह के की है। एक माहौल जो दिया है एमयू ने मुझे, वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। एमयू का एक रोल लाइब्रेरी से अलावा एक रहा है मुझे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से बाहर निकालने के लिए भी। वो कैसे? वो सर एमयू में कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स फंड करता है एमयू। अच्छा। ऐसे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होती है। अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका अच्छा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके साथ आपका मीन्स अगर आप फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स फेस कर रहे हैं तो एमयू उनको स्कॉलरशिप्स देता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। तो उससे मेरे बहुत ज़्यादा मुझे स्टडीज़ में हेल्प मिली है। और सर फैमिली के अलावा मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुछ सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया है इंटरव्यू के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और जब जब मैं पैनिक करती थी, जब जब मुझे लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मेरी अप्पी ने मुझे बोला कि नहीं, हो सकता है कि जितनी तुमने प्रिपरेशन की है क्या पता तुम्हारा उसी में हो जाए। तो
और बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे अपने लो पॉइंट्स पे मुझे सपोर्ट किया है, तो उन सब के साथ से मैं आज यहाँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबुक अलीगढ़ में रहती हैं और किराए के कमरे पे इन्होंने मुझे बुलाया है, और मैं ये जानबूझ के बातें आप लोगों से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इनका मैसेज गया था जब ये ट्रेन में थी कि सर आप कल आ जाइए। एंड एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर योर सोसाइटी एंड आपका खुद भी पर्सनल है, कि बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, परंतु किसी भी सर्कमटेंस समझ लीजिएगा या कोई बाउंडेशन समझ लीजिएगा, उसमें बहुत सारी ग्राउंड हो सकती हैं। भाई फाइनेंशियल भी हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, परंतु फिर उनके पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। तो आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लड़कियों के लिए? हालांकि इस बार लड़की काफ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए? सर, उन सभी पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और वो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो सबसे पहले तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। जो भी उसके इंटरेस्ट हैं, जो भी उसका पैशन है, उसे फॉलो करने दीजिए और उसको ड्रीम्स में सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आप जब बच्चों का मनोबल बढ़ता है, तो वो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा एक उसका रिवॉर्ड ऐसा देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने फैमिली के लिए जो इज्जत कमाई है, तो ऐसे और भी बच्चे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बस परंतु ये तो पॉसिबल तभी होगा जब पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, मतलब बिलीव तो करना ही पड़ेगा। जी सर, क्योंकि जैसे खासकर मैं अपनी कौम के लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी कि लोग बस ये सोच के कि अब क्या ही करना है, अब इसको रहने दीजिए, इतना पढ़ाई काफ़ी हो गया। हालांकि अब तो लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे एरिया जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे लोग अब पढ़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। और इस बार भी यूपी जुडिशल सर्विसेज में 165 वुमेन सेलेक्ट हुई हैं। तो मैं ऐसे ही बस इस चीज़ को देख के मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ लड़कियां, बल्कि कोई भी आपका जो भी बच्चा हो, तो आप उसको उसके ड्रीम्स में सपोर्ट कीजिए, आप उसके इंटरेस्ट को परस्यू करने दीजिए। बिल्कुल। सुबुक, एनी सजेशन, एनी एडवाइस आप और देना चाहें हमारे प्यारे साथियों को तो आप दे सकती हैं। सर, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ बड़ा करना है, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो आपको बस उसके पीछे लग जाना है। जैसे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि ड्रीम इज़ दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। तो आप अपने अंदर वो पैशन, वो डिटर्मिनेशन हमेशा जगाए रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ तो ये सैल्यूटरी स्टेटमेंट्स हो गए कि सब ऐसे ही कहते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत सी परेशानियाँ आई हैं, बहुत से स्ट्रगल किए हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन वो फिक्स था, मेरा विजन क्लियर था। सबसे पहले आप अपना विजन क्लियर करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। उसके बाद आप लग जाइए बस पूरी मेहनत से, पूरे हार्डवर्क से, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो आप हार्डवर्क कीजिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और सब कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इस प्रिपरेशन के दौरान आपको इमोशनली, बिकॉज यू ऑलरेडी लॉस्ट योर फादर एंड माता जी आपके साथ थी, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आती होंगी। जी सर। ठीक है, उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया आपने? सर, मैं बहुत ज़्यादा अपने शुरू से ही पढ़ाई को लेके सीरियस थी, तो उस वजह से अगर मेरी थोड़ी सी भी दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अगर मुझे लगता था कि आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी, पैनिक कर जाती थी कि नहीं, अगर ऐसे करूँगी तो मैं कैसे अपना ड्रीम अचीव कर पाऊँगी। तो सर, उस टाइम पे मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं जिनके भी साथ एक दो लोग ही थे सर, मैं अपना सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि ये बात नहीं करती है, अपने आप में रहती है। सर, बस मुझे ये था कि अब मेहनत करनी है लग के। तो बस 2-3 लोग ही जो मेरे साथ मेरी जर्नी में रहे हैं, उन्होंने मुझे इमोशनली भी सपोर्ट किया है कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कर सकती हो। वेरी गुड। यस। एंड फिर लास्ट में बस यही हम शुभकामनाएं तो देंगे ही आपका, बाकी आपने टारगेट फॉर IQ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, GS के लिए टारगेट फॉर IQ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं से कोई भी ऐसी हेल्प मिल जाती है जब आप परेशान होते हैं, तो वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो प्यारे साथियों, ये हमारे साथी सुबुक मुस्कान उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से अपनी माताजी के साथ ये अलीगढ़ में रहती हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने फाइनली सफलता प्राप्त करी है। एंड मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र फिर से मुस्कान आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा और आपको शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि डेफिनेटली आप हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज बने, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इसी तरीके से हमारे और भी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए आती रहेंगी। यदि आपका कोई सुबुक मुस्कान से कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम इनसे बात करके उसका रिप्लाई आप लोगों को करा देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।